नमस्कार दोस्तों। हर संडे की तरह आज भी जुड़ चुका हूँ। आप जानते हैं कि पिछले 5-6 संडे हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और 5 वीडियो हो चुके हैं। ये छठा वीडियो है, पार्ट 6। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि रिस्क को एसेस कैसे किया जाता है। दोस्तों, ये जो रिस्क मैनेजमेंट का सब्जेक्ट जो है आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि इसमें बहुत सारा गणित, बहुत सारा मैथमेटिक्स, बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स आ जाता है। और नॉर्मली हम बैंकर लोग बीकॉम में एक सब्जेक्ट रखते हैं, या तो स्टैटिस्टिक्स होता है या फिर अलजेब्रा होता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट में आपको स्टैटिस्टिक्स के अलावा अरिथमेटिक भी आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री भी आना चाहिए। आपको गणित के 2-4 अलग अलग पार्ट जो है वो भी आपको मालूम होने चाहिए। आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी आनी चाहिए। वो जोक चल रहा है ना, वो साइन थीटा कॉस थीटा, जिंदगी में क्या उपयोग है, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, क्या उपयोग है? अभी उपयोग है। जो भी आज के पार्ट में मैं बताने वाला हूं, मैं रिस्क मेजरमेंट के बारे में बात करने वाला हूं। रिस्क मेजरमेंट ये समझने के लिए भी हाफने वाला सब्जेक्ट है। हाफने वाला मतलब आपको उसमें दम लग सकता है। क्यों दम लग सकता है? अगर आपको किसी हिलॉक पे चढ़ना हो तो बाय द टाइम यू रीच द एंड यू स्टार्ट पैंटिंग। आपकी सांसें फूलती है। तो ये जो रिस्क मेजरमेंट टेक्निक्स, मेथड्स, टूल्स, ये जो वीडियो आज मैं बनाने वाला हूं, थोड़ा लंबा होगा, 20 मिनट के ऊपर होगा। लेकिन इसमें जो मैं कहने जा रहा हूं वो मैथमेटिकल एंगल से नहीं कहूंगा। मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कंसेप्ट अगर आप समझते हैं तो उसका मतलब आप समझने के बाद में ये पढ़ाई वाली चीज है कि आपके बैंक में किसी ने करना जरूरी है। दिस इज अ सब्जेक्ट यू मस्ट स्टडी, योर पीपल मस्ट स्टडी। किसी एक बंदे को ये पढ़ने के लिए कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिस्क मेजरमेंट, हाउ टू क्वांटिफाई द रिस्क इन्वॉल्व आइदर इन a transaction or in the balance sheet side, in the balance sheet। रिजर्व बैंक ने भी फोकस किस तरह से किया है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के रिस्क के बारे में फोकस कैसे किया है। वो चुनिंदा बड़ी बैंकों को आजकल ये कहती है कि आपने वैल्यू एट रिस्क किया है कि नहीं। अब वैल्यू एट रिस्क इज नॉट एन इजी कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन मैं रिस्क मेजरमेंट के जितने भी कंसेप्ट है, जितनी भी मेथड्स है, जितनी भी आइडियाज है, कुछ 10-12 आइडियाज है, 10-12 मेथड्स है, रिकॉग्नाइज्ड मेथड्स है फ्रॉम दी ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स। अलग साइट है उनकी, पढ़िए। 2% समझ में आता है, 98% सर के ऊपर से जाता है। But then there are various risk measurement techniques which have been evolved by Deloitte as well as Ernst & Young. Go to their sites, you will understand what they are trying to teach you. मेरा मकसद ये है कि आपका इंटरेस्ट इसमें जगाना। अगर आपका इंटरेस्ट इसमें जग गया तो आप इसमें आगे भी पढ़ाई करना जरूरी है। मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट का सीरीज चल रहा है उसमें मैं एक एक पड़ाव, एक एक टप्पा आगे जा रहा हूं, क्योंकि मुझे और प्रैक्टिकल इश्यूज रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक देखते हैं उनको भी हैंडल करना है। तो आज का वीडियो रिस्क मेजरमेंट के टेक्निक्स क्या है, मेथड्स क्या है, टूल्स क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। कंसेप्ट समझ लो। नहीं समझ में आया तो मेरा ईमेल रहता ही है, या आप मुझसे फोन पे भी बात कर सकते हो। लेकिन दीज आर दी टेक्निक्स। एज अ बैंकर यू शुड नो दैट दीज आर द रिस्क मेजरमेंट, रिस्क मेथड, रिस्क मेजर किस तरह से करते हैं, इनके ये टेक्निक्स है, इनके ये टूल्स है। हर जगह अरिथमेटिक नहीं होता है, हर जगह अरिथमेटिक नहीं होता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, लेंडिंग में अगर रिस्क है तो अवॉइड कैसे करना है? लेंडिंग ही मत करो। चलने वाला है एज ए बैंकर? नहीं चलेगा। तो जब आप लेंडिंग करोगे, इसमें कितना रिस्क एंटर हो चुका है इसका जजमेंट लेना। ये आपको जजमेंट कब आता है? जब आप आपके पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से जानते हो। अब ये जो टेक्निक्स आए हैं, बासेल कमेटी 3 ने भी दिए हैं, 2 में भी दिए हैं। देयर आर सर्टन इंस्टीट्यूशंस लाइक आई सेड ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स, दे ट्रेन यू ऑन दिस। या फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट करके उनका एक डिप्लोमा है, 2-2.5 लाख रुपए लगते हैं। ग्रेजुएट अगर आप हो तो वो कर सकते हैं।
उसमें ये आपको ये टेक्निक्स और टूल्स अच्छी तरह से समझाते हैं और आपको ये मेजर कैसे करना ये भी आपको समझाते हैं, क्योंकि रिस्क मेजर करना इसका मतलब ये है मेरी बैलेंस शीट में कितनी रिस्क घुस गई है इसका जजमेंट लाना। और ये जजमेंट लाने के लिए टूल्स है। टूल्स परफेक्ट नहीं है, क्योंकि टूल्स बहुत सारे एजम्पशन पे चलते हैं। जितने भी टूल्स मैं आपको बताऊंगा उसमें आपके एजम्पशंस क्या होंगे, आप किस तरह से सोचते हो, आपकी बैंक किस तरह का बिजनेस करती है, उसके ऊपर ये सब डिपेंडेंट होने वाला है। बहुत सारी चीजें आप जानते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसी को रिस्क मेजरमेंट कहते हैं। जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था कि कोई बंदा आपके पास लोन लेने को आता है और आपको लगता है कि मैं इसको लोन नहीं देना चाहिए, दिस इज जेनेटिकली रिस्क मेजरमेंट मेथड। आपने वो जो पोटेंशियल बोरोवर है, वो जो वाइब्स जैसा है, उसके हिसाब से आपने डिसीजन ले लिया। लेकिन बैंक इस तरह से तो चलेगा नहीं, क्योंकि बैंक वर्क्स ऑन सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। आपको क्या अच्छा लगता है इंडिविजुअली और क्या बुरा लगता है इसके कोई मायने नहीं है। फोकस इज ऑन सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। तो मैं इन्हीं कुछ टूल्स के बारे में आपके साथ अगले 15-20 मिनट बात करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। कितना भी टेक्निकल टूल होने दो, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर आपको समझ में आया तो आगे जाके आपको इसका इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। मैं ये मानता हूं, मुझे कई लोगों ने बोला यार ये छोटे बैंकों के लिए नहीं है, तुम ये क्यों कर रहे हो। मेरा ये मानना है आज नहीं तो कल हमें ये सीखना तो पड़ेगा। वी विल हैव टू लर्न दिस। कल सीखना है तो आज शुरुआत क्यों नहीं करते हैं। And therefore this is a series which I have started, which each video is in isolation, watchable by you. You can watch it anytime. Probably today's video is going to be little clumsy for the simple reason, थोड़ा इंग्लिश का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। मेरे पास कोई चारा नहीं है उसमें, क्योंकि ये सब टेक्निक्स, टूल्स और मेथड्स जो है ये सब अंग्रेजी में समझाए गए हैं। There is hardly any book in Hindi or in Marathi to talk on these subjects. सेकेंडली रिजर्व बैंक भी आपके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करती है, क्योंकि उसको पूरे देश में कम्युनिकेशन देना होता है। तो आज हम रिस्क मेजरमेंट के टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स, इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं वर्ड। अगर ये इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, टूल्स, टेक्निक और मेथड्स एक ही है। मैं सीरियसली मैंने कुछ नोट्स बनाए, उसके हिसाब से मैं आपको कुछ बताऊंगा, कुछ चीजें आपसे बात करूंगा। आपको याद होगा कि इस फरवरी में रिजर्व बैंक ने एक डिस्कशन पेपर इश्यू किया, और वो डिस्कशन पेपर इसलिए था कि दे वांट टू रिप्लेस द आईरैक नॉर्म्स विद एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। शायद अक्टूबर नवंबर में पेपर आया होगा, लेकिन डिस्कशन हीटअप हुआ जनवरी फरवरी तक। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस किस तरह से समझा जाता है। तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस विल रिप्लेस योर आईरैक एनपीए नॉर्म्स। हुआ नहीं है ये, लेकिन ये डिस्कशन में है। रिजर्व बैंक ने 28 फरवरी 2023 तक इस पेपर के बारे में कमेंट्स मांगे थे, और लगभग सभी कमर्शियल बैंकों ने कहा कि वी आर नॉट रेडी। अब रिजर्व बैंक ये किस लिए सोच रही थी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लगभग 90% जो एनपीए के प्रोविजन से, प्रोविजन कवरेज रेशियो कमर्शियल बैंकों का लगभग 87-88% के ऊपर है। सो दे आर कंफर्टेबल। इसका मतलब ये है कि 100 रुपए का अगर एनपीए तो उसके सामने उनके पास 87 रुपीज की प्रोविजन है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के आसपास भी पास भी वो 40-42 से उभर के अब 60% के ऊपर चले गए हैं। यानी अच्छा प्रोविजन कवरेज रेशियो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में अभी बिल्ड हो रहा है, इंक्लूडिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये हो रहा है, तो रिजर्व बैंक ये सोचती है कि हम लोग ये जो ट्रेडिशनल मेथड पिछले 30-35 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, लगभग 1991 के बाद में, उसको रियल टाइम पे लाए। क्योंकि रिजर्व बैंक के दिमाग में मैं आपको बताऊं कि वो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है वो इंडिया में इंप्लीमेंट करने का उनके दिमाग में है। और उसकी पहली न्यूज आ गई है कि उन्होंने एएफएस कैटेगरी जो इन्वेस्टमेंट की है, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, एचटीएम, एचएफटी एंड एएफएस। वो एएफएस में एक सब कैटेगरी करना चाहते हैं। उसको वो ये कहना चाहते हैं कि रियल टाइम अकाउंटिंग हो, यानी एफवीटीएफ टीपीएल करके वो कैटेगरी होगी। वो कैटेगरी का मतलब ये होगा, अगर
उस कैटेगरी में रखेंगे। इन्वेस्टमेंट पे लॉस होता है तो लॉस ऑफ बुक करेंगे, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट ऑफ बुक करेंगे। तो जो अच्छा डीलर है वो इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है, लेकिन वेट for the exact circular to come, because this is a Bloomberg news I'm sharing with you, that Indian regulators are trying to bring the investment accounting standards on par with the international accounting standards, and the international accounting standards are virtually picked up on the basis of IFRS norms, that is International Financial Reporting Standards। उसके हिसाब से हुआ है, अभी आया नहीं है, मैं सिर्फ आपको इत्तला दे रहा हूं। दिस इज ऑल्सो रिस्क मेजरमेंट टेक्निक। तो हम लोग शुरू करते हैं। मैं कुछ टेक्निकल बातें करूंगा, लेकिन वो समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट और आसान जो टेक्निक मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक और इंटरनेशनल बैंक फॉर सेटलमेंट वो ये कहती है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एस्टिमेट करना चाहिए, करते आना चाहिए। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट किस तरह से एस्टिमेट करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एस्टिमेट करने का ऐसा कोई तरीका नहीं है। You have to form a judgment on the basis of credit history of the borrower, his behavioral pattern, financial ratios, all those things. Same logic will apply to all asset side, including investment. Based on which आपको probability of default estimate करना चाहिए, जिसका सीधा मतलब ये है कि आपको क्या लगता है कि ये पर्टिकुलर बोरोवर कब और कितना डिफॉल्ट करेगा। There are mathematical tools to assess this. I'm not going to talk on the mathematical tools, but this is one of the important technique. Of course, this is not in isolation applied to a single account. It is applied to a portfolio. So you have to do a lot of analysis before you arrive at that. And there is one more technique that is being stated by Basel Committee, is loss given default. Loss given default was communicated by Reserve Bank of India almost two and a half decades ago. Of course, it was not easy for anybody to migrate. Loss given default का मतलब ये है कि अगर किसी बंदे को आपने लोन दिया और शायद 2 या 3 साल के बाद वो बंदा पैसा भरना बंद कर दिया, तो आपको लॉस कितना होगा? जिस दिन वो पैसा भरना बंद करेगा उस दिन तक स्टैंडर्ड अकाउंट होगा, उसके 90 दिन बाद वो सबस्टैंडर्ड हो जाएगा। वो सबस्टैंडर्ड होने के बाद में जिस दिन वो डिफॉल्ट करेगा उस दिन आपका लॉस कितना होगा? यानी मान के चलो कि 2 साल बोरोवर ने अच्छा पैसा भरा, उसका जो 1 लाख का लोन था 70,000 तक आ गया, और 2 साल के बाद में उसने पैसा भरना बंद कर दिया। वजह के बारे में बात नहीं करेंगे। तो लॉस गिवन डिफॉल्ट बाय नॉट इन्वॉल्विंग एनी टेक्नोलॉजी, एनी टेक्निक, एनी मैथमेटिक्स इज 70 रुपीज। 100 rupees के लोन में loss given default could be estimated at rupees 70. I am not going more technical because I want the smaller banks also to understand this. Loan given default का दूसरा मतलब ये भी आता है कि exposure at the time of default, जिस दिन default होगा उस दिन आपका estimated exposure क्या होगा? This is something they are talking about. And one of the famous technique which the Reserve Bank of India is now insisting is the value at risk. What is the value at risk? Value at risk is one of the important measures of measuring the risk in a portfolio. Of course, in a portfolio, वो ये कहते हैं कि riskiness of the portfolio is assessed by the value at risk model. उसका डेफिनेशन भी इस तरह से है कि it is defined as the maximum rupee amount expected to be lost over a given period of time, that is over given time erosion. कितना पैसा आपका डूब जाएगा? सादा सिंपल सवाल, दैट इज वैल्यू एट रिस्क। और मुझे हमेशा जब मैं वैल्यू एट रिस्क के बारे में सोचता हूँ, बात करता हूँ, तो एक एग्जांपल आपके घर में भी होगा। आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा और उसको आप कॉइन्स इकट्ठा करने के लिए गुल्लक देते हैं, डिब्बा देते हैं छोटा, उसमें वो पैसे डालते जाता है। उसका लिमिट है, यानी आपको जजमेंट आता है कि इसमें 100 रुपए के ऊपर चिल्लर जमा नहीं होगी। वो डिब्बा बच्चे ने गुम कर दिया। अगर वो डिब्बा बच्चे ने गुम कर दिया, इसका मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ रिस्क मैक्सिमम फॉर यू इज 100 रुपीज, क्योंकि उसमें सिर्फ 100 रुपए तक ही अमाउंट सीमित थी। अब हो सकता है ये
कि वो डिब्बा आधा ही भरा है, आपको पता नहीं है ना, यू आर ट्राइंग टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ रिस्क. So this is one of the important technique that is being used. There are companies which provide softwares for determining the value at risk for the investment portfolio. You need to really apply that. And then जिसको हम कहते हैं कि एक और टेक्निक उन्होंने बताई है जिसके लिए रिजर्व बैंक बहुत पीछे पड़ा हुआ है. वो टेक्निक ये है कि स्ट्रेस टेस्टिंग. तुम्हारी जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट को एडवर्स इंडिकेटर्स में आपके बैलेंस शीट का क्या होगा इसका जजमेंट लेना है. जैसे कि एडवर्स इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं कि कल जाके तुम्हारा जो अभी 80-90 रुपया ऑयल चल रहा है वो हो गया 150 रुपया, 200 रुपया. इसका मतलब ये है कि आपका जो यील्ड है इन्वेस्टमेंट में वो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा. यील्ड अगर डबल होता है तो प्राइसेस नीचे आ जाती है. इसका मतलब ये है कि वहां पे डिप्रिसिएशन आ जाता है. तो ये आपको अलग अलग सिनेरियो विजुअलाइज करके नॉट ओनली द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बट द अदर द आइटम्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज विच आर फ्लोटेबल. यानी आप अगर स्ट्रेस टेस्टिंग करना चाहोगे तो उसमें एक स्ट्रेस टेस्टिंग ऐसा होगा कि अभी आपके सभी मेंबर आपके पास पैसे मांगने के लिए आ गए कि हमें शेयर रिफंड करो. इमेजिन करो कि आपको 25% शेयर रिफंड करना पड़ेगा, तो उसका इंपैक्ट आपके बैलेंस शीट के रिसोर्स पे क्या आता है. यू आर इमेजिनिंग ए स्ट्रेस एंड देन ट्राइंग टू एसेस कि आप कहां रहोगे. आपको रन लग गया, 30% डिपॉजिट चले गए. इमेजिन द सिचुएशन, रीराइट द बैलेंस शीट. स्ट्रेस टेस्टिंग सिंपल तरीके से मैं बोल रहा हूं, देयर आर मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, आई हैव नथिंग टू टॉक ऑन दैट. इसी तरह से सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है वो भी इसी तरह से होता है कि आपके बैलेंस शीट के जो सेंसिटिव आइटम्स है उसका इंपैक्ट कैसे होगा. कि जैसे कि आप अगर पर्सनल लोन्स में ज्यादा घुस रहे हो क्योंकि अभी कंसंट्रेशन रिस्क है, और पर्सनल लोन्स अगर आप कुछ कंपनियों के एम्प्लॉयज को दे रहे हो, कंपनी बंद पड़ गई, तो आपको इमेजिन करना है कि आपका बैलेंस शीट इंपैक्ट क्या होगा. That is the sensitivity analysis. Of course, technically वो exchange rate, commodity prices, interest rate valuation बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ करने के लिए कहते हैं. सबसे बड़ा नायाब तरीका रिस्क मेजरमेंट का है, तुम्हारी हिस्ट्री जानते हो, तुम्हारे बैलेंस शीट की मूवमेंट को अच्छी तरह से जानते हो, तुम्हारे डिपॉजिटर्स को जानते हो, तुम्हारे बोरोज को आप जानते हो, और वो जानते हो का मेरा मतलब ये है कि आप उनका बिहेवियर जानते हो. रिजर्व बैंक ये कहती है कि आपके ब्रांचेस में आपको बिहेवियरल एनालिसिस करना जरूरी है. अभी इसका मतलब क्या है? सिंपल टेक्निक, सिंपल एग्जांपल. आपके पास एक दिन में समझो कि 100 फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो रहे हैं. वो 100 फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो रहे हैं तो उसमें से शायद 50 रिसीट्स आपके पास रिन्यू हो जाते हैं क्योंकि आपकी सर्विस अच्छी है, या फिर 70 रिसीट्स आपके पास रिन्यू हो जाती है तो आपकी सर्विस बहुत बढ़िया है. 90% आपके यहाँ रिसीट रिन्यू होती है. इसको टेक्निकली क्या कहते हैं? रिप्राइसिंग दी फिक्स डिपॉजिट. अब ये रिप्राइसिंग का मतलब क्या है कि आपने एक रेट पे रिसीट दी थी, 4 साल पहले एक अलग रेट था, आज जब रेट है वो समझो लोअर रेट है तो वो रिप्राइस करेगा कि नहीं करेगा. तो ये जिसको हम कहते हैं कि हिस्टोरिकल एनालिसिस करना चाहिए. तुम्हारी हिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है, आपके डिफॉल्ट के ये क्या है, आप किस सेक्टर में फंसे हुए हो, कौन से सेक्टर को देख के आपकी बैलेंस शीट हिल गई है. जैसे रिजर्व बैंक कहती है सैप में जाने के पहले कि these are the sectors where you will not fund because percentage of NPAs in that particular sectors are more. So that is what the historical data analysis is, what is known as one of the measures of risk is what I believe. Risk adjusted return on capital. Risk adjusted return on capital जैसे आपका कैपिटल है और कैपिटल पे आप रिटर्न देते हैं मतलब मेंबर्स को डिविडेंड देते हैं. उसमें क्या रिस्क है डिविडेंड न दे पाने की, आपके लॉस करने की क्या पॉसिबिलिटी, आपके बैंक के लॉस की क्या पॉसिबिलिटी है. वो पॉसिबिलिटी के ऊपर जो रिटर्न ऑन कैपिटल आता है ये फैक्टर आपको करना जरूरी है. एंड देन one of the simple techniques is for the measurement of risk is
द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस ऑन कैपिटल एडिक्वेसी। वो आपको रिस्क वेटेड एसेट एस्टिमेट करने के लिए कहते हैं, एंड दे आस्क यू टू प्रोवाइड फॉर द रिस्क वेट्स। These risk weights have been imported from Basel Committee. You are supposed to do that. And then arrive at your capital adequacy ratio. Your requirement have been preferred. By 2026, you should have 12% CRAR. इस वक्त नहीं होगा तो आपको कैपिटल मोबिलाइज करना पड़ेगा। आप सुखी हो क्योंकि तुम्हारा बोरोर तुम बोरोर को पैसा देते हो 25% मार्जिन पे देते हो कम से कम। यहां पे आप 9% पे बिजनेस करते हो, तुम्हारा कैपिटल 9%, एंड देन यू कैन एक्सपैंड योर एसेट टू द एक्सटेंट ऑफ 91%। मजे की बात छोड़ो, कहने का मतलब यह है कि रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शन जो आते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं, और रिस्क मेजरमेंट के जो टेक्निक्स है रिजर्व बैंक के सर्कुलर्स में गड़े हुए हैं, दे आर इम्बाइब्ड। वो जो ये जो मेजर करता है रिस्क, सीआरआर इज मेजरिंग द रिस्क। अनसिक्योर्ड दो 100% करो, हाउसिंग लोन में उन्होंने एलटीवी का कंसेप्ट ला दिया और रिस्क वेट बदल दिया। रिस्क वेट बदलना मतलब रिस्क हाइटन करना या रिस्क लोअर करना। एफडीआर के सामने, लोन अगेंस्ट एफडीआर, इज नो रिस्क वेट। आप 100 करोड़ के सामने 100 करोड़ लोन दो एफडीआर के सामने, देयर इज नो रिस्क वेट, बिकॉज दैट इज इन द आईज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लोन अगेंस्ट एफडीआर इज नॉट कंसिडर्ड एज एक्सपोजर एट ऑल. So you have to understand this, and then like advanced banks, I mean the bigger banks also resort to the credit rating model. वो पर्टिकुलर लिमिट के आगे वो क्रेडिट रेटिंग करते हैं और वो रेटिंग करके रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। वो रेटिंग करने के लिए देयर आर सेवरल पैरामीटर्स विच दिस बैंक्स डिसाइड एंड डू द रेटिंग। हर एक बैंक का अलग अलग मेथड होता है, हर एक बैंक का कंफर्ट लेवल अलग अलग होता है, हर एक बैंक जो रेटिंग मॉडल तैयार करती है उनके बिजनेस को सूट करने के लिए जैसा करती है वैसे करते हैं। अधिकतर देखा गया है कि ये जो रेटिंग मॉडल बैंक्स बनाती हैं वो उनके एस्टैब्लिश कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बनाती है कि मेरा कस्टमर जाए नहीं, एंड देन यू ट्वीक इन द रेटिंग एंड ग्रांट हिम द रेट विच इज बीइंग ऑफर्ड टू हिम बाय सम अदर बैंक। मॉडर्न टेक्निक में और एक लिक्विडिटी कवरेज लिक्विडिटी कवरेज रेशो, जो हमारे यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन लिक्विडिटी कवरेज रेशो का ये जो टूल है वो यही एस्टिमेट करता है कि तुम्हारे पास क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट अगले 30 दिन के लिए क्या है। तुम्हारा जो 30 दिन का कैश आउटफ्लो है, एस्टिमेटेड कैश आउटफ्लो है, वो मीट करने के लिए तुम्हारे पास क्वालिटी लिक्विड एसेट है या नहीं। अब क्वालिटी लिक्विड एसेट क्या होगी? कैश एंड बैंक बैलेंसेस, एंड देन सम क्वांटम ऑफ T-bills or government securities which you can exit quickly. What is the percentage of liquid assets to meet the 30 days cash outflow measure? मैं ये asset liability management का risk angle जब बात करूंगा उसमें भी ये फिर से आपके पास आएगी। और एक रेशियो जो बड़े बैंकों के लिए यूज किया जाता है to measure the risk is net stable funding ratio। हम लोग नहीं करते, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। अब नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो का मतलब ये है कि टीवाई बीकॉम में एक पेपर होता था अकाउंट्स का, और उस अकाउंट्स के पेपर में शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म डिप्लॉयमेंट, लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म डिप्लॉयमेंट, इसमें जब मिसमैच आता है तुम्हारी बैलेंस शीट खराब हो जाती है। शॉर्ट टर्म फंड से आप अगर लॉन्ग टर्म लेंडिंग करोगे, सेविंग बैंक का जो पैसा है वो अगर लॉन्ग टर्म में डालोगे, you are creating a problem. You are creating a problem. Theoretically और ideally लॉन्ग टर्म फंड्स आपके कौन से हैं? आपके रिजर्व है, आपका कैपिटल है, आपके बोरोइंग्स है जो प्री डिटरमिन लेवल पे होंगे। बेस्ड ऑन दिस स्टेबल फंड्स अवेलेबल विथ यू, यू शुड डू लॉन्ग टर्म लेंडिंग। मगर होता नहीं है इसे। ऐसा किस लिए नहीं होता कि भाई ये मैं सेविंग में से ये लोन दे रहा हूं, ये मैं मेरे कैपिटल में से लोन दे रहा हूं, ऐसा आप एस्टिमेट नहीं करते हो। लेकिन रेशियो जब निकाला जाता है तो आपके लॉन्ग टर्म फंडिंग टिपिकली हाउसिंग लोन है। क्यों वो 15% का रिस्क रखा है भाई? 15% का जो एक्सपोजर रिजर्व बैंक में रखा है, इट इज ओनली टू इंश्योर दैट द नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो डजंट गो आउट ऑफ हैंड। सिंपल। ये कोई आपको बोलेगा नहीं, ये कोई आपको बोलेगा नहीं। हम नैफकप से लेके सब लोग रिप्रेजेंट करते रहेंगे कि हमारा वो 15% से 20% करवाओ।
भाई आओ वापस थ्योरी में। इसका मतलब यह है कि थियोरेटिकली आपके पास जो लॉन्ग टर्म फंड्स है उन्हीं के हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म लेंडिंग करना है। तो मैच्योरिटी ऑफ योर लाइबिलिटीज, ओनरशिप लाइबिलिटीज एंड मैच्योरिटी ऑफ योर एसेट्स दैट यू आर क्रिएटिंग should have a match. That never happens in history. That never happens, but this is the theory. So I must tell you what is the theory, and then there are measurement के अलग अलग टेक्निक्स है जिसमें ऑपरेशनल रिस्क के इंडिकेटर्स आते हैं। आपके बंदे कितने अच्छे हैं, आपके बंदे लापरवाही से काम तो नहीं करते हैं, आपके बंदों को सिस्टम में काम करना आता है या नहीं आता है। बहुत सारी रिस्क एलिमेंट्स है, उसके ऊपर आपको इवेल्युएशन करके मेजर करना चाहिए। वो मेजर किस तरह से करना वो एक अलग बात होती है, लेकिन वो आपको लेना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है। बासेल कमेटी हमेशा रिस्क मेजरमेंट के बारे में कुछ ना कुछ गाइडेंस देती रहती है, वो हमारे पास आया है। लेकिन इसके साथ साथ रिस्क मेजरमेंट करने के लिए अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, रिस्क कमेटी है, रिस्क पॉलिसीज है, रिस्क प्रैक्टिसेस है, तो ये जो टूल्स है समझते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको थ्योरी समझाई है, प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस 20-25 मिनट की वीडियो में समझाई नहीं जा सकती। मेरा इरादा यही है कि इन सब चीजों को, जैसे मैंने कुछ चीजें आपको बताई ही नहीं है, जैसे मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, छोटी बैंक में क्या मतलब है, ड्यूरेशन एनालिसिस आपको करते आना चाहिए, क्योंकि ड्यूरेशन एनालिसिस इज ऑल्सो मेजर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिस्क मेजरमेंट। तो ड्यूरेशन एनालिसिस नॉर्मली वो बॉन्ड थ्योरम से जुड़ा हुआ है। जैसे बॉन्ड थ्योरम कहता है कि हायर द यील्ड लोअर द प्राइसेस, लोअर द यील्ड हायर द प्राइसेस। मार्केट जब मूव होता है तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आपको गड्ढे में डालती है, लेकिन अगर पॉजिटिवली मूव होता है तो वही लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आपको बहुत सारा फायदा करके देती है। वो इसलिए ड्यूरेशन एनालिसिस रखना चाहिए। और आपका ड्यूरेशन एनालिसिस जो इंडस्ट्री का ड्यूरेशन चल रहा है ना, उसके थोड़ा अंदर वाला होना चाहिए। एंड देन देयर इज सिमुलेशन टेक्निक। आपको इमेजिनरी रिस्क इमेजिन करनी है आपके बैलेंस शीट में, आपके बिजनेस में, वो सिनेरियो लिखना है कि अगर कल जाके रिजर्व बैंक ने बोल दिया कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बंद करो, या फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इनको लेंडिंग नहीं करेंगे, ऐसा कुछ हो गया, so you have to imagine a scenario whereunder you have to do the stress testing and arrive at the results on the basis of numbers that you carry. वीडियो बहुत बोरिंग हुआ रहेगा, लेकिन रिस्क सब्जेक्ट ही ऐसा बोरिंग है। मैं इंटरेस्टिंग करना चाहूंगा। मैंने आपको 10-12 कंसेप्ट दिए, इसका मतलब मैंने आपको कुछ सिखाया नहीं है, उसमें आपको पढ़ाई और करनी है। और ये स्पेसिफिक ईच ऑफ द टॉपिक यू विल फाइंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब व्हिच एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज दिस। लेकिन वो सब जब तक आपका स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आप नहीं समझ पाओगे। तो छोड़ो, कंसेप्ट भी समझ में आ गया तो भी बहुत है। अगले सेशन में आई विल बी माइग्रेटिंग टू कपल ऑफ अदर थिंग्स इन रिस्क एरिया, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन 6 वीडियोस। आई वुड लाइक टू फिनिश इट ऑफ विद इन अनदर 9 वीडियोस। मुझे अच्छा लगता है जब आपके रिस्पॉन्सेज आते हैं। मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता हूँ, और आप मेरे वीडियो कभी भी देख सकते हो, स्टेल नहीं होने वाले, क्योंकि ये टॉपिक, बैंकिंग ये टॉपिक ही बहुत गर्म चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यू विल बी एबल टू मैनेज योर बैंक इन अ वेरी इफेक्टिव वे। इसी तरह जुड़े रहिए। हर संडे को 11 बजे मैं अपलोड करता हूँ वीडियो। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा, सवाल पूछिएगा, क्रिटिसाइज कीजिएगा, एंड प्रेस द लाइक बटन। वो लाइक बटन और आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं, क्योंकि यही हौसला आगे के सब्जेक्ट में पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।